हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है एसपीसीएस बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले अपना सेशन क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे लैपटॉप में कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कत आ गई जिसके कारण कि सेशन कंडक्ट नहीं हो पा रहा था और उसको फिर क्वाश करना पड़ा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन देखिए, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ चीज़ें हमारी भी सामर्थ्य से बाहर होती है कि हम सारी चीज़ें मैनेज करें और सारी चीज़ें। बट हाँ, अब अगर लैपटॉप काम करना बंद कर देगा, इंटरनेट चला जाएगा, लाइट चली जाएगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सही समय पर आप लोगों के लिए सेशन लेकर के नहीं आ पाई। पर देखो यार, क्या है कि लैपटॉप ही बंद हो गया चलते चलते, है ना। तो उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। फॉर सीइंग माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाम मेरा संस्कृति है, मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर के भी मेरे सेशंस आते हैं सुबह 8:30 बजे और शाम में 9 बजे। ठीक है ना। तो सुबह 8:30 बजे थोड़ा सा छोटा सा सेशन आता है जो कि लगभग 15 to 20 मिनट्स का होता है, और शाम को जो 9 बजे वाला सेशन, जो कि आज किसी टेक्निकल इशू के कारण क्या हो गया था, रुक गया था, बफ हो रहा था, ये वाला जो सेशन है, इसमें हम थोड़ा सा किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर पर इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आप सभी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई नाराजगी को छोड़ते हुए संस्कृति मैम के सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दे और ये सेशन पूरा का पूरा देख करके जाए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम बात करने वाले हैं जिसमें वुमेन का एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है और इक्वल वेजेस का एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है। कोविड-19 के टाइम पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक तबके पर, उसका उसका भी एक एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो सारी की सारी चीजें देखेंगे, लेकिन एक शर्त है कि क्लास में आपने बैठना है पेन पेपर कॉपी ले करके, ठीक है ना, और आराम से ध्यान से पढ़ना है। चलो, अब देखो भाई, क्या खबर थी कि हरियाणा में पिछले 47 दिनों से हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के हड़ताल पर है। मतलब इतनी कड़ाके की पड़ रही है ठंड। मुझे लगता है कि जब मैंने ये न्यूज पढ़ी थी तब मुझे भी अचंभा लगा था, आपको भी लगेगा। ज्यादा ना जो हमारी नेशनल मीडिया वो इस बात को कवर नहीं कर रही। मेरी समझ में आप में से मुझे लगता है 10% लोग ही होंगे जिनको पता होगा, मुश्किल से 10% लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि हरियाणा में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो लगभग 47 दिनों से किस पर है, हड़ताल पे बैठे हुए। ठीक है ना, वरना आप भी मेरे जैसे ही होंगे कि जिनको अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब देखो 47 दिनों से हरियाणा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है वो मानदेय, जो उनको पैसे मिलते हैं ना, उनको सैलरी नहीं मिलती बच्चे, उन्हें मानदेय मिलता है। ठीक है ना, देखेंगे आगे की मानदेय और सैलरी में क्या फर्क है, क्यों है, क्या है, और ये हड़ताल क्यों हो रही है। पर अभी के लिए न्यूज क्या है कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है वो दोनों के दोनों हजारों की संख्या में, ठीक है, 47 दिनों से भी ऊपर हो गए अब तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गुरुग्राम में भी अभी अभी हाल में ही क्या हुआ, बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। चलिए अब आगे देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों की देखभाल के लिए सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लगे हुए हैं। मतलब क्या है कि सरकार की एक योजना चलती है, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है। ठीक है ना, आईसीडीएस का यही मतलब है, एकीकृत बाल विकास योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका पोषण, इन सारी चीजों की देखभाल का पूरी की पूरी स्कीम है। ठीक है, कि इस उम्र के जो बच्चे हैं इनकी बहुत बेहतरीन तरीके से देखभाल हो पाए। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं और सहायिका होती हैं वो इसी स्कीम एकीकृत बाल विकास योजना जो है, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करती है। ठीक है ना, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको भी पता होगा, आपके भी घर के आसपास कई सारी आंगनवाड़ियां होंगी। ठीक है, वे अपनी ऊंचाई, वजन की निगरानी करते हैं और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। मतलब बच्चों के लिए तो है ही, 0 से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और इन सारी चीजों के लिए जो एकीकृत बाल विकास योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड लेवल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और माताओं को पौष्टिक राशन की आपूर्ति भी कराते हैं। तो ये बेसिक काम होता है देखो आंगनवाड़ी किनका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। लेकिन क्या हुआ देखो, लेकिन क्या हुआ कि
पहली बात, मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया में जो वोटर आईडी वगैरह बनती है ना, उसमें भी आंगनवाड़ी के कर्मचारी क्या करते हैं, अपनी सहायता प्रदान करते हैं। और अभी जो कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 के दौरान जो पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था ना, दवाइयां बांटने से लेकर के और बाकी सारी चीजों से लेकर के, तो सरकार ने इन्हें क्या किया था, फ्रंटलाइन वॉरियर्स में, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया था। और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा, और सफाई कर्मियों के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके पूरे देश की मदद कर रहे थे। पूरे देश का जो एक वो चल रहा था ना कि इंडिया अगेंस्ट कोरोना, ठीक है ना, कि इंडिया फाइट्स कोरोना, इस पूरे के पूरे मूवमेंट में आगे फ्रंट लाइन में खड़े होकर के और कोरोना से हमारी जो लड़ाई चल रही थी उसमें लड़ रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक बात ये हो गई कि हरियाणा में क्या चल रहा है, मानदेय को बढ़ाने को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। जो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो अपनी अपनी तो क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, हमने अब भी डिस्कस किया और भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ कोविड-19 में फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह इन लोगों ने क्या किया है, कोरोना के खिलाफ हमारा देश जो लड़ाई लड़ रहा था उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो इनका यूनियन है, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो यूनियन है, ठीक है, उनके अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांवों में कोविड केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी की सहायता में लगी हुई थी, ठीक है। देखो कितना काम किया इन लोगों ने, ठीक है। और संदिग्ध कोविड रोगियों का पता लगाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। घर घर जाकर के, जगह जगह जाके डेटा कलेक्ट करके और फिर संदिग्ध लोगों का पता लगवाया, उन्हें दवाइयां बांटी, उन्हें और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई, ठीक है। कोविड चेक करवाया उन्होंने। कोविड के लिए मानदंडों का पालन करने के लिए लोगों के बीच में एक जो जागरूकता अभियान चल रहा था उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब इन सब के दौरान जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह से जो काम किया है, तो इन सारी चीजों के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं का 1,000 रुपए की प्रोत्साहन की राशि की घोषणा की। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई इतने से क्या होता है, और ऑब्वियस बात है इतने से क्या ही होता है, क्योंकि सही बात है कहीं ना कहीं इतने से कुछ नहीं होता। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा, मतलब आप ये समझो कि कोविड-19 के खिलाफ जो पूरा का पूरा देश एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, तो आप देखो अगर जहां हेल्थ वर्कर थे, जहां हॉस्पिटल थे और यहाँ जनता थी, ठीक है, यहाँ गांव की जनता है और ये हॉस्पिटल है, ठीक है, इनके बीच में जो एक कड़ी का काम है वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और अगर वो इतने बेहतरीन तरीके से, फिनोमिनल तरीके से काम नहीं करते, इनफैक्ट वैक्सीनेशन में भी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये ऐसा काम नहीं करते, फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड को कंट्रोल किया गया है ना जिस तरीके से, शायद उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा टफ होता है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमको जो मानदंड मिलता है, ठीक है ना, हमें जो क्या मिलता है, मानदेय मिलता है, सॉरी माफ करिएगा, मानदंड धोखे से निकल गया, मानदेय मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, ठीक है। चलो, अब केंद्र के हिस्से के साथ हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,811 रुपए और सहायिकाओं को 6,045 रुपए मासिक मानदेय के रूप में दे रही है। देखो इतने रुपए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 11,811 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए सहायिकाएं भी होती हैं, ठीक है, तो उन्हें 6,045 रुपए मासिक मानदेय दे रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों की क्या डिमांड है, जो हरियाणा के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि देखिए राज्य सरकार द्वारा हाल में ही घोषित जो अकुशल श्रमिक होते हैं ना, जो मतलब केवल क्या ढोते हैं, बालू वगैरह, ईंट वगैरह ढोते हैं, ठीक है, अकुशल श्रमिक जिनके पास स्किल नहीं होती, ठीक है, अकुशल श्रमिकों का वेतन भी 14,330 रुपए से लेकर के 17,520 रुपए के बीच में होगा, ठीक है। मतलब आंगनवाड़ी हरियाणा के
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भैया एक अनस्किल्ड लेबर को भी हमसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे वेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सैलरी नहीं है, मानदेय है। मानदेय क्यों है अभी बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। सेशन बस एक शर्त है, सेशन में बने रहिए। चलो, तो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा को लागू करने की मांग को लेकर के भी हड़ताल शुरू की गई है। कि 2018 में क्या किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय होगा, मासिक मानदेय, उसमें 1500 रुपए की वृद्धि की जाएगी और सहायिकाओं का जो मासिक मानदेय मिलता है उसमें 700 रुपए की वृद्धि की जाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों की मांग को लेकर के हरियाणा में क्या हो रहा है, काफी लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है और आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं, अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रही है सरकार से। इसके साथ ही साथ डीए जो महंगाई भत्ता होता है उसकी भी मांग कर रही है, ठीक है। कि जैसे नियमित कर्मचारियों को क्या मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है ना, उस तरीके से आंगनवाड़ी की कर्मचारियों को और साथ ही साथ सहायिकाओं को भी डीए डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई यहां तक। अब मैं आपको ये बता रही थी कि क्यों आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं या सहायिका हैं उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, उन्हें सैलरी नहीं। क्योंकि देखो जनरली पौंडुचेरी को छोड़ करके और शायद अगर कोई और जगह होगा तो उसको छोड़ करके अदरवाइज बाकी सारी जगह जो आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं ना, आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो उनकी जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी में नहीं मानी जाती है, ठीक है, सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है, ठीक है, नौकरी के अंतर्गत नहीं मानी जाती है। अभी हाल में ही पौंडुचेरी ने जरूर अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें हम सरकारी जो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं उसके अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है, इसलिए इन लोगों को कहा जाता है कि इन्हें मानदेय मिलता है, इन्हें सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। चलो अब देखो कि आंगनबाड़ी क्या है, ठीक है। करंट अफेयर ये था कि आंगनबाड़ी जो है, हरियाणा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 47 दिन से ऊपर हो गए, इतनी कड़ाके की ठंड में भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकी मानदेय में थोड़ी सी वृद्धि की जा सके, ठीक है ना। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्या किया है, कोविड-19 के समय फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह कोरोना से लड़ने में हमारे देश में एक बहुत अहम क्या किया है, एक बहुत अहम पार्ट प्ले किया है, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड है और भी कई सारे ग्राउंड है जिसके आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा क्या बढ़ाइए, वेतन बढ़ाइए, हमारा मानदेय बढ़ाइए, ठीक है ना। अब सरकार क्या कह रही है ये जानने से पहले कि आंगनवाड़ी का क्या मतलब है या बाकी सारी चीजें कि कंटेक्स्ट कहाँ से उठा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरीके के जो स्टेट है वहां पे और भी कम पैसा मिलता है, वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और भी कम पैसा मिलता है। हम तो ठीक है, हम तो फिर भी बेहतर है, लेकिन यही हरियाणा के आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता कह रही हैं और सहायिकाएं भी कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस तरीके के जो राज्य हैं वहां पे और ज्यादा अच्छा क्या दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। तो इसलिए हम भी उस मानदेय के हकदार हैं और हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट छिड़ा हुआ है हरियाणा में, ठीक है। अभी हाल में ही गुरुग्राम में भी ये प्रोटेस्ट हुआ है। चलिए अब आगे देखिए तो कि आंगनबाड़ी से क्या मतलब है, ठीक है। ये देखिए आंगनबाड़ी से क्या मतलब है। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा प्रायोजित बाल देखभाल और मातृ देखभाल विकास कार्यक्रम है, ठीक है। इस बारे में हमने बात कर ली है थोड़ी सी स्टार्टिंग में, ठीक है, कि आंगनबाड़ी क्या होता है। मैम वैसे तो आप सभी को पता है, पर फिर भी ये 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को, मतलब इन बच्चों को इंक्लूड करता है, ठीक है ना। इन बच्चों को क्या करता है, सम्मिलित करता है, ठीक है। अब बच्चों की भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्हें भारत सरकार द्वारा, उन्हें मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1975 में शुरू किया गया या आंगनबाड़ी कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में 1975 के समय में आंगनवाड़ी को शुरू किया गया, ठीक है। एक आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है और यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का भी एक हिस्सा है,
ठीक है ना। चलो, तो क्या है, ग्रामीण लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, वो वहां की जनता को किस एंड से क्या होती है, अवेल होती है, आंगनवाड़ियों के तरफ से अवेल होती है। और खास तौर पे आंगनवाड़ी का एम्फेसिस पर किस पर होता है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर और साथ ही साथ महिलाओं पर भी, ठीक है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उन पर भी, ठीक है, मातृ देखभाल और बाल देखभाल, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक शिक्षा आएगी, ठीक है, और पोषण आएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य आएगा, ये 3 चीजें आएंगी, ठीक है ना। चलो, अब आपने देखा ही होगा कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो पोलियो अभियान चलता है उसमें भी इंक्लूडेड रहती हैं। फिर जो आसपास के उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें पोषण सहित वाला जो आहार है वो अवेल कराना, और ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता करते हैं। मतलब एकीकृत बाल विकास स्कीम जो भारत में आई थी लगभग 1975 के दौरान, ठीक है, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये सारा का सारा आंगनवाड़ी एंड ऑल सारी चीजों को स्टार्ट किया गया, ताकि ये जो स्कीम है वो ग्राउंड लेवल तक, हर व्यक्ति तक वेलफेयर स्कीम पहुंच पाए। चलो, अब सरकार द्वारा अनुशंसित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन किया जाता है। तो देखो, आपको कर्तव्य और क्या दिखाऊं, जिम्मेदारी आपको बताती हूँ कौन कौन से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जो है वो निभाते हैं। इससे और आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करते क्या। तो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में, ठीक है, मतलब जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है, करने में सामुदायिक समर्थन और सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए सभी परिवारों का नियमित रूप से त्वरित सर्वेक्षण करने के लिए, मतलब ये जो फैमिली सर्वे होता है ना, वो करती है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। प्री स्कूल गतिविधियों का आयोजन करती है। परिवार को विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करती है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, ठीक है, कि जैसे स्तनपान कैसे कराना है, बच्चे की देख रेख कैसे करनी है, ये सारी की सारी बातों को क्या करती है आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती है वो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और वैसे अर्बन क्षेत्रों में भी महिलाओं तक पहुंचाती है, कन्वे करती है, ठीक है। परिवार को परिवार नियोजन अपनाने को लेकर के जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग होती है, ये सारी चीजें बताना, माता पिता को बाल वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षित करना, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके किशोर लड़कियों और माता पिता को शिक्षित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन में सहायता करना, बच्चों में विकलांगों की पहचान आदि करना, इलेक्शन में वोटर ID जब बनती है तब भी, मैंने पहले भी आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी मेजर रोल प्ले करती है, और कोविड-19 के समय में भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत फिनोमिनल काम किया है। तो ये सारे के सारे काम ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में आंगनवाड़ी के वर्कर्स और उनकी सहायिकाएं करती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा। हमने 2-3 बातें करी कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर रही है प्रोटेस्ट, इसके बारे में जाना, क्यों प्रोटेस्ट कर रही है ये जाना। थोड़ा सा हमने देखा कि भारत में कोविड-19 के समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से फ्रंटलाइन वॉरियर का रोल प्ले किया और कितना इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया पूरे मतलब कोरोना के खिलाफ जो पूरे देश की लड़ाई है उसमें हमारा कैसे सहयोग प्रदान किया, हमारा सहयोग कैसे किया, इन सारी बातों को हमने देखा। इसके बाद फिर लास्टली देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक्चुअल में करती क्या, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह देख ली और सारी की सारी बातें देख ली। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा। मैं फिर से दोबारा से माफी चाहती हूँ कि क्या हुआ, टेक्निकल इशू के कारण अपनी क्लास ड्रॉप हो गई थी, लेकिन ठीक है, अब देखो आप ऐसे ही सेशन रोज सुबह 8:30 बजे और शाम को 9 बजे मेरे एंड से आपको मिलते रहेंगे ISPCS बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, ISPCS 2022 वाले सेक्शन में जाके थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे तो आपको मेरी पुरानी तस्वीर के साथ लगभग 80 वीडियोस प्लस, ठीक है ना, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो जो भी करंट अफेयर है उसका वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए भाई, एग्जाम्पल लेकर के आया है आप लोगों के लिए गणतंत्र दिवस का बहुत बेहतरीन ऑफर, जिसमें आपके लिए आपको दिया जा रहा है
एग्जामपुर के हर एक कोर्स पर फ्लैट 45% का ऑफ। हाँ जी, एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पर फ्लैट 48% का ऑफ। आपने कोड लगाना है भारत और आप अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को। देखो, ये ऑफर बच्चे केवल 30 जनवरी तक ही वैलिड है। तो अगर आप एग्जामपुर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं अवेल, तो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर नहीं मिलेगा दोबारा। अब चलो, अगर आप ISPCS की करना चाहते हैं तैयारी, तो एग्जामपुर का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च, जिसमें आपकी कराई जा रही है प्री मेंस की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी। ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है। आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं अवेल। और अभी क्या चल रहा है, अपना अनबिलीवेबल ऑफर चल रहा है एग्जामपुर का, तो आपको मिलेगा 45% का ऑफ अगर आप कोड लगाते हैं BHARAT45। तो ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ ही साथ अपना एग्जामपुर का ऑप्शनल भी लॉन्च हो चुका है। और डिटेल में जानकारी लेने के लिए नंबर्स आपके स्क्रीन पर है, कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और जल्दी से अवेल कर लीजिए एग्जामपुर का सार्थक बैच। अब चलिए, आप या आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर स्क्रीन पे दिए गए 10 के 10 एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच भी हो चुका है लॉन्च। और इस बैच पर भी बाकी सारे बैच की तरह ही मिलेगा 45% का ऑफ। ठीक है, कौन सा कोड लगाने पे, भारत। ठीक है, भारत BHARAT45। ठीक है ना। तो क्या करना है आपने, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, अगर वो करते हैं 10 के 10 एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो उन्हें सुपर कॉम्बो परचम बैच एग्जामपुर के इस बैच के बारे में बताना है। और अगर आप बनना चाहते हैं ISPCS, तो एग्जामपुर के सार्थक बैच को अवेल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है 45% का ऑफ। तो दिस इज द टाइम माय डियर फ्रेंड। चलो, अब सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर जगह एग्जामपुर की फैमिली है। अगर आप चाहें तो आप हमसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप अवेलेबल है, जाइए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर के एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। और इससे पहले, जाने से पहले, देखो, एग्जामपुर लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज दस्तक। ठीक है, आपके सफलता की। तो जानने के लिए कि दस्तक आपके सफलता की क्या है, 30 जनवरी सुबह 10 बजे एग्जामपुर परिवार से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ कल सुबह के 8:30 बजे वाले सेशन के लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।